हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत के सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय और उसके मुख्य न्यायाधीश से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हम इस वीडियो में देखेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। आप वीडियो को बिना स्किप के पूरे एंड तक देखते रहिए। और देखिए, अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय न्यायपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो देखिए, सबसे पहले बता दूं, अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे कि आप अपना रिवीजन भी कर सकें। तो देखिए, भारतीय न्यायपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश यानी कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। तो देखिए, भारत का मुख्य न्यायाधीश जिसे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहा जाता है यानी कि CJI, भारतीय न्यायपालिका तथा सर्वोच्च न्यायालय का अध्यक्ष होता है। याद रखना है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 28 जनवरी 1950 को। तो देखिए, आपको ध्यान रखना है कि जब भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय भी अस्तित्व में आया था। लेकिन इसकी पहली बैठक 28 जनवरी 1950 को हुई थी। 28 जनवरी 1950 के दिन सुप्रीम कोर्ट ने काम करना शुरू किया था। और देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट है, इससे पहले इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत की संघीय अदालत के रूप में भी की गई थी। तो याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 124। तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है, जिसमें कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश होंगे तथा संसद समय समय पर न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कर सकती है। तो याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, राष्ट्रपति। तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 124 के 2 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के परामर्श अनुसार की जाती है। तो देखिए, चाहे सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश हो, तो सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 124 के 2 के अनुसार। अब देखिए, बता दूं, जब राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है तो उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह लेता है, जो अन्य न्यायाधीश होते हैं। और जब अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है तो उसके लिए मुख्य न्यायाधीश की सलाह लेता है। तो याद रखना है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश हो, चाहे मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश हो, तो उन सभी की नियुक्ति तथा शपथ उन्हें कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जस्टिस नाथुलापति वेंकट रमणा। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो जस्टिस नाथुलापति वेंकट रमणा बने हैं। तो इनका नाम महत्वपूर्ण हो जाता है, याद रखना है। अब देखिए, इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने शरद अरविंद बोबडे का स्थान लिया है। इनका कार्यकाल 23 अप्रैल 2021 को समाप्त हो रहा है। अब देखिए, 24 अप्रैल 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने पद की शपथ दिलाएंगे। यानी कि जो भारतीय सुप्रीम कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने, इनका कार्यकाल कब से शुरू होगा? 24 अप्रैल 2021 से। और सुप्रीम कोर्ट में इनका कार्यकाल 26 अगस्त 2022 तक रहेगा। देखिए, बात करें इनका जन्म यानी कि NB रमणा का जन्म 27 अगस्त 1857 को आंध्र प्रदेश के कृष्ण जिले के पोन्नबरम गांव में एक कृषि परिवार में हुआ था। तो इनके बारे में सही पॉइंट याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में CJI सहित यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 34। तो देखिए, जो भारत का सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय है, तो इसमें कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो 34 है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। अब देखिए, बता दूं, सितंबर 2019 से ये संख्या बढ़ाई गई है। यानी कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती थी? तो 31 थी। लेकिन सितंबर 2019 से कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 कर दी गई है। तो याद रखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा,
हीरालाल जे कानिया। हीरालाल जे कानिया सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे, याद रखना है। भारत के मुख्य न्यायाधीश कब तक पद पर रह सकता है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 65 वर्ष की आयु तक। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है इसका कोई कार्यकाल नहीं होता, यह 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकता है। जब तक इसकी आयु 65 वर्ष हो तब तक वह अपने पद पर बना रहता है। देखिए बता दूं, सुप्रीम कोर्ट के जो सभी न्यायाधीश होते हैं, चाहे मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश हो, तो इन सभी की रिटायरमेंट यानी कि सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होती है। 65 वर्ष की आयु तक ये सभी अपने पद पर रहते हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को केवल महाभियोग यानी कि दुर्व्यवहार या असमर्थता के सिद्ध होने पर संसद के दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर ही राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। तो याद रखना है। भारत के मुख्य न्यायाधीश का वर्तमान वेतन क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 2,80,000 रुपये प्रति माह। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 रुपये प्रति माह वेतन प्लस उसके लिए निर्धारित अन्य भत्ते मिलते हैं। तो याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को प्रति महीना कितना वेतन मिलता है? 2,80,000 रुपये। इसी के साथ जो सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश होते हैं तो उन्हें 2.5 लाख रुपये प्रति महीने मिलते हैं। चलिए आगे है, भारत का मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो देखिए भारत का मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र भी किसे देता है? तो भारत के राष्ट्रपति को ही देता है। तो उसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति को। आगे है, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीशों को वेतन मिलता है तो वह किससे आहरित होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, संचित निधि से। याद रखना है। अब देखिए भारत की संचित निधि के बारे में आपको बता दूं तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 के 1 के अनुसार सरकार को मिलने वाले सभी राजस्वों जैसे कि सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, आयकर, संपदा शुल्क, अन्य कर एवं शुल्क और सरकार द्वारा दिए गए ऋणों की वसूली से जो धन प्राप्त होता है वो सभी संचित निधि में जमा किए जाते हैं। संसद की स्वीकृति के पश्चात सरकार अपने सभी खर्चों का वहन इसी निधि से करती है, इसलिए इसे भारत की संचित निधि कहा जाता है। तो याद रखना है। भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है? तो देखिए सुप्रीम कोर्ट में अगर न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई जाती है तो यह अधिकार किसको दिया गया है? तो संसद को दिया गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत की संसद अगर चाहे तो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा सकती है। याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो देखिए ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? तो उनका नाम है फातिमा बीबी। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, फातिमा बीबी। इनका पूरा नाम है मीरा साहिब फातिमा बीबी। तो ये सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी। देखिए इसी के साथ ही भारत की पहली महिला न्यायाधीश भी थी और ये किस राज्य से थी? तो केरल राज्य से थी। यह 6 अक्टूबर 1989 से 24 अप्रैल 1992 तक भारत के सुप्रीम कोर्ट की जज रही थी। तो याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन पदस्थ रहा? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भाई बी चंद्रचूड़। यहाँ पर भाई है। तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के सबसे लंबे समय तक मुख्य न्यायाधीश पद पर कौन रहे? तो भाई बी चंद्रचूड़ रहे। इनका कार्यकाल 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक का था। याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? तो देखिए संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार प्राप्त है सर्वोच्च न्यायालय को। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय को। अगला क्वेश्चन है, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो देखिए काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत का मुख्य न्यायाधीश यानी कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। तो देखिए जब राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो राष्ट्रपति के पद पर कौन आसीन होता है, यानी कि इसका पद कौन संभालता है? तो उपराष्ट्रपति संभालता है। लेकिन जब ये दोनों पद खाली होते हैं यानी कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद खाली होते हैं तो राष्ट्रपति का पद कौन संभालता है? तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश संभालता है। याद रखना है। चलिए आगे है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा 10 वर्ष का। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए तो मैं आपको बता देता हूँ।
तो सबसे पहले तो वह भारत का नागरिक हो और कम से कम 5 साल के लिए उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, या फिर किसी उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। तो ये शर्तें होती हैं। और वह व्यक्ति राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित विधि वेत्ता होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने के लिए शर्तें होती हैं, याद रखना है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाते हैं। तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों को राष्ट्रपति द्वारा कब हटाया जा सकता है? तो संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को केवल महाभियोग यानी कि दुर्व्यवहार या असमर्थता के सिद्ध होने पर संसद के दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय को क्या है? तो इनमें से बताना है कि ऑप्शन में से भारत के उच्चतम न्यायालय को कौन से क्षेत्राधिकार हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रारंभिक, अपीलीय और परामर्शदायी क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं भारत के उच्चतम न्यायालय को, याद रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।